आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 देखने वाले हैं, जो कि है संधारित्र तथा परावैद्युत यानी कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, तो देखेंगे पूरा लेसन इस वीडियो में। और उससे पहले वीडियो शुरू करें, आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये हमारा दूसरा नया चैनल है और आगे के चैप्टर्स के वीडियो यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं, यानी कंडक्टर्स की। तो आपको बता दें कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वाय वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक संख्या में आवेशवाहक, और आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो गतिमान हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो वह पदार्थ जिनमें वाय वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं क्या हैं? चालक हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और उसका जस्ट अपोजिट होता है विद्युत रोधी। और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें प्रायः धारा का प्रवाह संभव ही नहीं होता, अचालक इनको कहते हैं, या विद्युत रोधी भी कहते हैं, या परावैद्युत भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ अचालक, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत कहलाते हैं। और फॉर एग्जांपल सूखी लकड़ी हो गई, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, रबर हो गया, कागज़, ये सब क्या हैं? विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जिनको हम परावैद्युत भी कहते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत धारिता। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो आपको बता दें कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। तो याद रखेंगे। अब इसको सरल शब्दों में समझा दें कि यदि किसी चालक को हम जिस अनुपात में आवेश देंगे तो उसी अनुपात में उसका विभव ये बढ़ता जाता है। यानी दिया गया जो आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। यानी Q अगर आवेश है और V विभव है तो Q समानुपाती V हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में हम आवेश उसको देंगे चालक को, उसी अनुपात में उसका क्या बढ़ेगा? विभव बढ़ता है। तो याद रखेंगे। तो ऐसे ही मान लिया कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि होती है? V वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बताया कि Q समानुपाती क्या होगा? V हो जाएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ एक नियतांक रखते हैं C, और ये V हो जाएगा। यानी Q बराबर क्या होगा? CV होगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q/V। और C क्या है? तो C एक नियतांक है। मैंने बताया C क्या है? एक नियतांक है, और जिसे हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। याद रखेंगे। और दूसरे रूप में धारिता को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो आगे अगर हम बात करें वैद्युत धारिता के मात्रक की, तो मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है SI पद्धति में कूलाम प्रति वोल्ट है, और जिसे हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। और बीमा की बात किया जाए तो इसकी बीमा होती है m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4 और a⁻2। तो याद रखेंगे, मात्रक बीमा पूछी जाती है। लेकिन अगर हम बड़े मात्रक की बात करें तो जो फैराड है ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। फैराड जो धारिता का मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है, और जिसके कारण हम व्यवहार में छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। और छोटे मात्रक धारिता के होते हैं माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। और आपको बता दें कि एक माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 फैराड होता है। याद रखेंगे। और एक पिकोफैराड में 10⁻12 फैराड होता है। तो ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ धारिता माइक्रोफैराड और पिकोफैराड में दी होंगी, और आप इस पैमाने के द्वारा उसको फैराड में बदल सकते हैं। अब अगली हेडिंग पर आते हैं। तो अगली हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो आपको बता दें कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी यही कार्य आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जैसे किसी चालक को आवेशित हम करेंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य
उस आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है और इस आवेश के कारण उस चालक का जो विभव है वो शून्य से बढ़कर V हो जाता है। यानी जब आपने आवेश नहीं दिया था तो उसका विभव चालक का क्या था, शून्य था, और जब आपने Q आवेश दे दिया तो शून्य से बढ़कर उस चालक का विभव कितना हो गया, V हो गया। तो हम निकाल लेते हैं चालक का औसत विभव। तो हम क्या करते हैं, प्रारंभिक विभव 0 और अंतिम विभव V दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस V/2। तो कितना आएगा, V/2, जिसको 1/2V हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम विभव की परिभाषा की बात करें तो विभव की परिभाषा में ये कहा गया है कि चालक को Q आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। और मैंने अभी बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य किया जाता है और ये किया गया कार्य W हो तो W बराबर होता है आवेश गुणे औसत विभव। आवेश गुणे औसत विभव, तो आवेश आपका Q हो गया और औसत विभव यहाँ आप निकाल चुके हैं 1/2V। तो किया गया कार्य का जो मान है वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, W बराबर 1/2QV। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी जो कार्य W का फार्मूला होगा 12QV, वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम U से लिखते हैं उसका भी फार्मूला होगा। यानी U का फार्मूला वही होगा जो W का होगा, अर्थात U बराबर भी होगा कितना, 1/2QV, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U से लिखें तो U बराबर किसके हो जाएगा, W के हो जाएगा। और W का मान ऊपर आपने देखा 12QV, तो U बराबर 12QV हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV। तो V बराबर कितना होगा, Q/C। तो यहाँ से V का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो क्या मान निकलेगा, तो मान आ जाएगा U बराबर 12Q और V की जगह क्या रख देंगे हम, Q/C। तो Q और Q मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा U बराबर 1/2Q²/C। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला आ गया। और पुनः अगर हमने Q बराबर कितना, CV, अब Q का मान बदल दें, यानी Q बराबर क्या रख दें, CV रख दें, तो मान कितना आ जाएगा, तो मान आपका हो जाएगा, Q की जगह अगर हम CV रख देंगे यहाँ तो हो जाएगा, चूँकि Q का स्क्वायर है तो हो जाएगा CV का स्क्वायर, क्योंकि Q का मान हम क्या रखने वाले हैं, CV रखने वाले हैं। तो CV का होल स्क्वायर हो जाएगा और जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा C²V², एक C आपका कैंसिल होगा और फाइनली आपका जो मान होगा वो आएगा U बराबर 1/2CV²। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले हैं और थ्योरी में तो पूछे ही जाते हैं, इन पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। और अगली हेडिंग में हम आएंगे, तो अगली हेडिंग है 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मान लिया कि 2 चालक हैं, पहला चालक है A और दूसरा क्या है, B है, और इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और क्या है, C1 और C2 हैं, राइट। और इनको जब हम आवेश देते हैं, यानी पहले चालक को Q1 आवेश देते हैं और दूसरे को Q2, तो आप जानते हैं कि आवेशित करने पर इनके विभव उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो जब पहले चालक को हम Q1 आवेश देंगे और दूसरे को Q2, तो मान लिया पहले चालक का विभव V1 हो जाता है और दूसरे चालक का विभव कितना हो जाता है, V2। याद रखेंगे, एक बार फिर रिपीट कर दूं। मान लिया 2 आवेशित चालक हैं और ये चालक हैं A, पहला चालक क्या A है और दूसरा है B, और इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और क्या है, C2 हैं। और जब इनको आवेशित किया जाता है, यानी दोनों चालकों को क्रमशः Q1 और Q2 आवेश दिया जाता है, तो इनके विभव क्रमशः V1 और क्या हो जाते हैं, V2 हो जाते हैं। तो उस दशा में पहले चालक के लिए हो जाएगा Q1 = C1V1 और Q2 = C2V2, क्योंकि फार्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, Q बराबर CV होता है, ऊपर आपको बताया। तो पहले चालक के लिए Q1 बराबर C1V1 और दूसरे चालक के लिए Q2 बराबर C2V2 हो जाएगा। अब उसी क्रम में आपको बता दें कि यदि दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा। तो अब चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि 2 आवेशित चालक हैं A और B, ये 2 भिन्न भिन्न चालक हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहले चालक का जो विभव है वो अधिक है और दूसरे चालक का कम है। तो जैसे ही तार द्वारा इनको हम जोड़ देंगे तो पहले चालक से आवेश दूसरे चालक में जाने लगता है और ये तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के जो विभव हैं वो आपस में बराबर ना हो जाए।
और इसी घटना को हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्या कहते हैं? आवेशों का पुनर्वितरण। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों का विभव अलग अलग न होकर समान हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का समान विभव, जिसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ये V1 V2 के बजाय कितना है? V है। तो उस उभयनिष्ठ विभव का मान हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि V बराबर होता है Q/C, क्योंकि Q बराबर CV होता है। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो चालक हैं, तो V बराबर हो जाएगा, भाई V बराबर होता है Q/C, तो Q की जगह हो जाएगा कुल आवेश, यानी दोनों चालकों का आवेश, और नीचे C होता है यानी धारिता, तो दोनों चालकों की धारिता ली जाएगी, यानी संयुक्त धारिता ली जाएगी। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, और कुल आवेश में हम क्या करेंगे? दोनों चालकों का जो आवेश है वो जोड़ देंगे, यानी Q1 प्लस क्या हो जाएगा? Q2, और नीचे संयुक्त धारिता में दोनों की धारिता जोड़ देंगे। तो V बराबर आपका हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और ऊपर हमने देखा कि Q1 बराबर था C1V1 और Q2 बराबर था C2V2, वो मान उठाकर यहाँ रख देंगे। तो उभयनिष्ठ विभव V का मान आपका आएगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है संधारित्र, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। बहुत पूछी जाती है ये परिभाषा इसकी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों बता दें कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें यानी उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब संधारित्र की धारिता की बात करें तो यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर, इसमें दो प्लेटें होती हैं, याद रखिएगा संधारित्र में, तो यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर +Q और -Q आवेश हों तथा उनके बीच विभवांतर कितना हो? V हो, तो संधारित्र की धारिता ये होती है C बराबर Q/V, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से कहेंगे कि ये हमारा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के लेसन्स के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, और उन सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले संधारित्र की जो धारिता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल A, जिसको एरिया कहते हैं, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर संधारित्र की धारिता C है तो C समानुपाती क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और नंबर 2, संधारित्र की जो धारिता होती है ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर मान लो D है तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी C प्रोपोर्शनल टू 1/D। C धारिता है, आप जानते ही हैं, और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। और नंबर 3 की बात करें तो संधारित्र की जो धारिता है ये प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक, जिसको हम K से लिखते हैं, इसके क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा? C समानुपाती K हो जाएगा। तो ये 3 कारकों पर निर्भर करती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली हेडिंग पर आते हैं, यह है परावैद्युत सामर्थ्य, जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बहुत पूछी जाती है इसकी परिभाषा। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। माफ कीजिएगा, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो ये परिभाषा पूछी जाती है, दोबारा रिपीट कर दूं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है भंजक विभवांतर। उससे पहले आपको बता दूं कि परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर, इन दोनों की परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो भंजक विभवांतर की बात करें तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। परिभाषा क्या है? तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में
वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो याद रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप नोट्स का PDF चाहते हैं तो दिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9839636563। इस पर संपर्क करके आप नोट्स का PDF ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण हेडिंग में आते हैं, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यूँ कह लीजिए इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में इससे अधिक इम्पॉर्टेंट कोई हेडिंग नहीं है, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और 5 नंबर में डेरिवेशन निश्चित रूप से आता है। तो समझ लेते हैं पूरा डेरिवेशन। उससे पहले दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र को हम समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 2 प्लेटें होती हैं, धातु की चालक प्लेटें 2 होती हैं, और जिनको हम कोई नाम दे सकते हैं। मान लिया पहली प्लेट x है और दूसरी प्लेट क्या है, y है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d, यानी d मान लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है, राइट। और पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, यानी प्लस Q आवेश देते हैं, और ये आवेश पहली प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है, यानी पहली प्लेट की भीतरी सतह पर यह धनावेश क्या है, फैल जाता है। और उतना ही ऋण आवेश प्रेरण द्वारा जो प्लेट y है, दूसरी प्लेट, उसकी भीतरी सतह पर आ जाता है। यानी जितना आवेश पहली प्लेट की भीतरी सतह पर धनात्मक होता है, और उतना ही आवेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश होता है। और दूसरी प्लेट का जो संबंध है वो पृथ्वी से होता है। कहाँ से होता है, पृथ्वी से, देख सकते हैं, पृथ्वी से होता है। और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो दूसरी प्लेट के धनावेश को निरावेशित कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों का जो होता है वो दूसरी प्लेट y के बाहरी सतह के धनावेश को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी निरावेशित कर देता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आवेश केवल दोनों प्लेटों की भीतरी सतह पर ही होता है, यानी पहली प्लेट की भीतरी सतह पर धनावेश होता है, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरी प्लेट जो कि y है उसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश उतना ही आ जाता है, ठीक। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच धनावेश और ऋणावेश ये उत्पन्न हो जाता है। तो अब क्या क्या चीज़ें इन आवेशों के कारण उत्पन्न होंगी, तो आपको बता दें कि सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा। और इस डेरिवेशन को करने की आसान ट्रिक मैं बता दूं, 3 चीज़ें दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न होंगी। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर विभवांतर उत्पन्न होगा, और फिर धारिता हम निकालेंगे। यानी ये याद रखिएगा, EVC यानी वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर और धारिता, ये 3 चीज़ें प्लेटों के बीच पाई जाती हैं। और उसके लिए मान लिया कि जो प्लेटों पर आवेश है, मान लिया पहली प्लेट पर मैंने बताया कि धनावेश है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व आप जानते ही हैं कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q/A, राइट। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। और यदि प्लेटों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम हो, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, K हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर σ/K/0, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। तो सिग्मा का मान Q/A उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर Q/A K/0, और E इक्वल टू आपका आएगा Q/KA/0। यानी यहाँ से सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका आ जाएगा E बराबर Q/KA/0, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि इनके बीच हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र जो कि हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, विभवांतर, और फिर हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो उसी क्रम में मान लिया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना V है, तथा उन प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल d है। तो हम प्लेटों के बीच
अगर हम वैद्युत छेद की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत छेद की तीव्रता हो जाएगी E बराबर वी अपॉन डी। देख सकते हैं, तो E बराबर वी अपॉन डी होगा तो V बराबर कितना होगा, ED होगा। और V का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 2। और समीकरण 2 अभी आपने देखा ही है, यानी समीकरण 2 से E का मान यहाँ से उठाएंगे और इसको रख देंगे जाकर V बराबर ED में, यानी V बराबर ED में हम E की जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। और फाइनली आएगा V बराबर QD अपॉन के एप्सिलॉन 0। और इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब चूंकि हमारा लक्ष्य है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना, तो मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। तो Q बराबर सी भी होता है, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। तो V का मान जो ऊपर हमने निकाला है, आप देख सकते हैं समीकरण 3 में, यहाँ से V का मान उठाकर हम C बराबर Q अपॉन B में रख देंगे। तो जब रखेंगे तो मान इतना आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद जो बटे में है के ए एप्सिलॉन 0, ये ऊपर चला जाएगा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, राइट। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आया है। और ये तब फार्मूला आएगा जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो और जिसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो। लेकिन अगर हम मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, कितना हो, वायु हो, तो जब वायु होगा तो परावैद्युतांक के का मान 1 हो जाएगा। उस दशा में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को C0 से लिखते हैं। और जब के का मान 1 हो जाएगा तो C की जगह हो जाएगा C0, के का मान 1 रखेंगे तो C0 बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, यानी के का मान 1 हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 5। और इसको क्या माना था हमने, 4। अब समीकरण 4 को 5 से भाग कर देंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा C अपॉन C0। और यहाँ पर के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी होगा और नीचे एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी ये कट जाएगा। और C अपॉन C0 बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा K। और यह इसको हम लिख सकते हैं C बराबर C0 के, राइट। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आया C बराबर C0 के। और आपको बता दें कि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ होने पर हमेशा याद रखिएगा संधारित्र की जो धारिता है ये K गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला निकला कि C बराबर C0 के। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली हेडिंग, महत्वपूर्ण हेडिंग ये भी है, संधारित्रों के संयोजन, यानी संधारित्रों को हम कितनी प्रकार, यानी संधारित्रों का संयोजन यानी उनको हम जोड़ कितने प्रकार से सकते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, यानी 2 क्रम में होता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो दोनों क्रम को समझ लेते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 हैं और C2 हैं और C3 है। संधारित्र में आप जानते ही हैं कि 2 प्लेटें होती हैं। ये पहले संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, ये दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं और ये तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। और उनको एक लाइन में रखकर हम तार द्वारा जोड़ देते हैं। और मान लिया इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 और दूसरे की है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है, C3 है। और इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर हैं V1, V2 और V3। और ये तीनों संधारित्र जो श्रेणी क्रम में एक तार द्वारा जोड़े गए हैं, इनको 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है। पहले 2 बिंदु हैं A और B, और बिंदु B का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। यानी 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। इनको 2 बिंदुओं A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और बिंदु B का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। और बिंदु A को प्लस Q कूलाम में आवेश दिया जाता है और ये आवेश जाकर पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है उस पर ये वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो आप देख सकते हैं प्लस Q आवेश पहले संधारित्र की पहली प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है और उतना ही ऋण आवेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर आ जाता है और बाहरी सतह पर कितना आ जाता है, धन आवेश। और चूंकि
दूसरी प्लेट का संबंध तार द्वारा दूसरे संधारित्र से है, देख सकते हैं। तो ये जो बाहरी सतह का धनावेश है ये दूसरे संधारित्र पर तार द्वारा चला आता है, और उसी तरह उसकी भी पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। समझ सकते हैं। दोबारा फिर समझा दूं कि बिंदु ए को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, और ये प्लस क्यू आवेश पहले संधारित्र की पहली प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है, और उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है, और बाहरी सतह पर कितना आ जाता है, धनावेश। और ये धनावेश तार द्वारा दूसरे संधारित्र पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। तो जो धनावेश ट्रांसफ़र हुआ वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर फैल जाता है, और उतना ही ऋणावेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है, और बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। और इसका संबंध भी तार द्वारा तीसरे संधारित्र से है, तो उसकी भी पहली प्लेट की पहली सतह पर धनावेश और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश फैल जाता है, और बाहर क्या आ जाता है, धनावेश, यानी बाहरी सतह पर धनावेश फैल जाता है। और चूंकि इस प्लेट का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है, और पृथ्वी से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहरी सतह के धनावेश को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। और मान लिया इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 और क्या है, V3 है, जबकि बिंदुओं ए और बी के बीच टोटल विभवांतर की बात किया जाए तो वो कितना है, V है। टोटल विभवांतर V है, याद रखेंगे। तो उसी प्रकार मान सकते हैं कि माना संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 और क्या है, V3 है। तो आप जानते हो Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। इस फार्मूले से हम V1 V2 और V3 के मान निकाल लेते हैं। तो पहले संधारित्र के लिए हो जाएगा V1 बराबर Q/C1, दूसरे संधारित्र के लिए हो जाएगा V2 बराबर Q/C2, और तीसरे संधारित्र के लिए हो जाएगा V3 बराबर Q/C3। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि बिंदुओं ए और बी के बीच टोटल विभवांतर यानी कुल विभवांतर V हो तो V का मान इन तीनों विभवांतर यानी तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतरों के योगफल की क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात V बराबर होगा V1 + V2 + V3, और ऊपर से हम V1 V2 V3 का मान उठाकर रख देंगे तो हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ये V बराबर हो जाएगा, और Q हम कॉमन कर लेंगे। तो Q जब हम कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है कि अगर बिंदुओं ए और बी के बीच तीन संधारित्रों को न रखकर एक ही संधारित्र ऐसा रखा जाए कि जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यानी 3 की जगह अगर हम एक संधारित्र रखें और उसको Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो भी एक ही होगी, और उसको मान लेते हैं संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। उस दशा में V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 और 2 की तुलना करा देंगे। तो एक आपने अभी देखा कि ये भी V का मान आया है। समीकरण 1 में आप देख रहे हैं V का मान आपका आया है। और अगर तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र रखें जिसका विभवांतर कितना, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा दें तो इतना मान आएगा, Q से Q कैंसिल होगा, और श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का जो फार्मूला है वो आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आपका प्रूव होगा। अब अगला क्रम है समांतर क्रम, यानी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि तीनों संधारित्रों को ऊपर नीचे रखकर जोड़ते हैं, देख सकते हैं। तो इन तीनों संधारित्रों को बिंदुओं ए और बी के बीच हम ऊपर नीचे रखकर जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों संधारित्रों को तार द्वारा हम समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ेंगे यहाँ पर, और बिंदु ए को हम +Q कूलाम का आवेश दे देते हैं, और ये +Q कूलाम का जो आवेश है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। इसके 3 भाग हो जाते हैं। पहला भाग Q1, दूसरा Q2, और तीसरा हो जाता है Q3।
यानी इसके 3 भाग हो जाते हैं। तो जो पहला भाग Q1 है ये इधर जाता है, यानी पहले संधारित्र में जिसकी धारिता C1 है, और कितना आवेश जाएगा Q1, और दूसरे संधारित्र में Q2 आवेश जाता है, और तीसरे संधारित्र में Q3 आवेश जाता है, यानी आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और जैसा कि संधारित्र का सिद्धांत है कि जो संधारित्र को आवेश मिलता है वो आवेश उसकी भीतरी सतह पर फैल जाता है, और प्रेरण द्वारा उतना ही आवेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट की भीतरी सतह पर प्लस Q1 आवेश होगा, और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर कितना होगा, उतना ही आवेश होगा, यानी माइनस Q1 आवेश हो जाएगा। और दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे ही प्लस Q2, और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस Q2, और तीसरे संधारित्र के लिए होगा पहली प्लेट की भीतरी सतह पर प्लस Q3 आवेश, और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर कितना हो जाएगा, माइनस Q3 आवेश। ये बढ़ जाएगा संधारित्रों के अनुसार, और सभी संधारित्रों की बाहरी प्लेटों पर धनावेश होगा, उतना ही क्या होगा, धनावेश होगा। और तीनों संधारित्रों का संबंध चूँकि बिंदु B से है, तो और बिंदु B को जोड़ा गया है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों संधारित्रों की बाहरी प्लेटों की बाहरी सतह के धनावेश को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और मान लेते हैं बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर कितना है, V है। तो उस दशा में चूँकि हम जानते ही हैं कि Q बराबर क्या होता है, CB होता है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके अगर हम पहले संधारित्र के आवेश का मान निकालें तो होगा Q1 बराबर C1V। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि समांतर क्रम में तीनों संधारित्र चूँकि दो बिंदुओं A और B के बीच जोड़े गए हैं, तो तीनों संधारित्रों पर समान विभव होगा। तो ये विभव तीनों संधारित्रों पर कितना होगा, V होगा। तो पहले संधारित्र का जो आवेश होगा वो होगा Q1 बराबर C1V1, और दूसरे संधारित्र का होगा Q2 बराबर C2V। माफ़ कीजिएगा, पहले संधारित्र का पर आवेश होगा Q1 बराबर C1V, और दूसरे संधारित्र पर आवेश होगा Q2 बराबर C2V, और तीसरे संधारित्र पर आवेश होगा Q3 बराबर C3V। और जैसा कि मैंने बताया Q1, Q2, Q3 ये 3 भाग किए गए थे Q आवेश के। तो अगर हम Q1, Q2, Q3 को जोड़ दें तो ये Q के बराबर हो जाएगा, अर्थात Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहाँ से हम Q1, Q2 और Q3 का मान अगर उठाकर रख दें तो मान आपका आ जाएगा Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, और हम Q कॉमन कर सकते हैं तो Q बराबर हो जाएगा V इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर एक कंडीशन लग जाती है कि यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र रख दें, अभी कितने थे, 3 थे समांतर क्रम में, तो अगर तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र रख दें और उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, और वो संधारित्र तुल्य संधारित्र होगा, और यदि संधारित्र की धारिता कितनी हो, C हो, उस दशा में Q बराबर होगा CV, और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 से क्या कर देंगे, तुलना करा देंगे इसकी। तो वहाँ भी Q का मान आपने देखा, यहाँ भी Q का मान है, तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करा दें तो उस दशा में जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, CV इक्वल टू V इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, पूरा लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। अगली हेडिंग पर आते हैं, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व हमें निकालना है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा में हमें घनत्व ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र, अब वायु संधारित्र किसे कहते हैं, तो जिसके प्लेटों के बीच वायु हो, यानी जिसका परावैद्युतांक कितना हो, 1 हो, तो उसे वायु संधारित्र कहेंगे। तो मान लिया किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। उस दशा में संधारित्र की जो धारिता होगी वो आप पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ाया गया कि C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D,
इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा की बात करें तो संचित ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, U बराबर होता है 1/2 CV²। और यहाँ से हम C का मान उठाकर इसमें रखेंगे, तो जब C का मान रखा जाएगा तो ये मान आएगा U बराबर 1/2 इन ब्रैकेट ε0 A/d, और क्या हो जाएगा V², और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। और यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा V/d, तो V बराबर कितना होगा, ED होगा, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, राइट। तो दोस्तों जब मान रखेंगे V बराबर ED, तो ये आपका मान आएगा U बराबर 1/2 ε0 A/d इंटू ED का होल स्क्वायर, और ED का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा E² D², और D से D कट जाएगा, और जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला आया U बराबर 1/2 ε0 A E²d, और इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच का जो आयतन होता है वो A/d होता है, यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो यदि प्रति एकांक आयतन की बात करें तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से लिखते हैं। तो स्मॉल u बराबर हो जाएगा U/AD। स्मॉल u को हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और u क्या है, तो u है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, और इसमें अगर हम AD यानी आयतन से भाग कर दें तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व हमें मिल जाएगा। तो u का मान ऊपर रख देंगे, और नीचे AD है, A से A कैंसिल होगा, D से D, तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा का जो मान है वो U बराबर आपका आएगा 1/2 ε0 E²। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक हम मान लें K है, तो उस दशा में क्या होगा, K से गुणा हो जाएगा, और तब ऊर्जा घनत्व U बराबर होगा 1/2 K ε0 E²। तो याद रखेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। अब दोस्तों संधारित्रों के उपयोग की बात करें तो पूछा जाता है, तो पहली बात संधारित्रों की का जो उपयोग है वो आवेशों का संचय करने में होता है, और ऊर्जा का संचय करने में भी माफ़ कीजिएगा संधारित्रों का उपयोग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी संधारित्रों का उपयोग किया जाता है, साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन में भी संधारित्रों का उपयोग होता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और चाहते हैं कि आगे के भी चैप्टर्स के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले लेसन्स के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।